हिंदी साहित्य इतिहास लेखन मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक्स होते हैं। और यहाँ से देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बनते हैं और आज हम इसे वन लाइनर के माध्यम माध्यम से हम पूरा कंटेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग कम से कम देखिए 8-10 प्रश्न है जो आपको मतलब सभी जो पीवाईक्यू या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो तो खैर आप पूरी वीडियो देख लेना और फिर मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है? ये हम कंप्लीट करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और कंटेंट या फिर वन लाइनर कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे नए-नए तथ्य आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है वास्तव में हिंदी लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आस-पास हुई थी। ठीक है? वास्तव में हिंदी लेखन की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी के आस-पास हो गई थी। 19वीं शताब्दी किसे कहेंगे हम 1800 से लेकर के जो 1900 के बीच का जो समय होता है इस ये होता है 19वीं शताब्दी। ठीक है? तो इसी समय लिखा जाने लगा था। हमें नाभादास कृत भक्तमाल मिलती है जिसमें 200 कवियों का जीवन मिलता है, जीवन परिचय मिलता है। कितना 200 कवियों का याद रखना है और ये कब मिलता है हमें 16वीं शताब्दी में। ठीक है? ये जो भक्तमाल है ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। आगे है 17वीं शताब्दी में ही गोकुलनाथ पुत्र विठलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी थी, जो कि अपने उनके दादाजी थे वल्लभाचार्य, उनके शिष्यों का जीवन परिचय यहाँ पर जीवन वृत्त है जो कि लिखा गया था, ठीक है? एक-एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं कराने वाली और ना ही कुछ कम कराने वाली हूँ, ठीक है? इसी प्रकार से हमारा पूरा जो हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, वो इसी तरह से आपको मिल जाएँगे। अगर आप ई-बुक वगैरह कुछ भी लेना चाहें, तो ये नोट्स भी उपलब्ध हैं, पीडीएफ भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप घर भी मँगवा सकते हो। इसके अलावा ये बैच भी जॉइन कर सकते हो हिंदी साहित्य का या फिर टीजीटी, पीजीटी का अलग-अलग। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में ही गोकुलनाथ के पुत्र थे विट्ठलनाथ। उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ के पुत्र नहीं थे बल्कि विट्ठलनाथ के पुत्र थे। गोकुलनाथ ये थोड़ा-सा बाय मिस्टेक उल्टा बोल गया है, याद रखना ठीक है। गोकुलनाथ जी ने अपने पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों का भी जीवन वृत्त लिखा था और किस नाम से लिखा था 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता नाम से लिखा था, याद रखना है। इसमें अपने पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा और जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये इसमें 84 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य उनके दादाजी के थे। 18वीं शताब्दी में कालिदास त्रिवेदी ने अवतार लिया और उन्होंने कालिदास हजारा लिखा जिसमें 250 से लेकर 300 कवियों के बारे में आपने पूरा लिखा हुआ है। परंतु ये सभी ग्रंथ अप्रामाणिक और अर्ध माने जाते हैं। ठीक है, ये जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब के सब क्या हैं? अप्रामाणिक या फिर अर्ध हैं। पूरा कोई भी नहीं कर पाए या कोई भी प्रामाणिक नहीं माना जाता। इनकी जो डेट है, इनका जो वर्णन है वो कहीं न कहीं अपूर्ण मिलता है, जो कि 19वीं शताब्दी से पहले के मिलते हैं। 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य साहित्य की परंपरा हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक कर देना वीडियो को क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से आपको सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ाया जाए, है ना? और आप बहुत कुछ हमसे देखो एक्सपेक्ट करते हो, तो हमारा भी फर्ज़ बनता है आपके लिए कुछ करने के लिए, तो आप ज़रूर बताना, ठीक है? टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की क्लासेस बहुत बेहतरीन आपको यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे सबसे पहला नाम जो आता है वो है गारसा दत्तासी का। ये फ्रेंच के ज्ञानी थे। किसके थे? फ्रेंच भाषा के ज्ञानी थे, फ्रेंच के जानकार थे ये। ये इंग्लैंड में वैसे तो ये फ्रांस के रहने वाले थे लेकिन इंग्लैंड में विश्व भाषा की विशेषता पर शोध कर रहे थे तथा उसी समय इन्हें भारत में उर्दू का प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। तब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदोई ए हिंदुस्तानी, ठीक है? हिंदोई ए हिंदुस्तानी के नाम से ये ग्रंथ लिखा है किसने? गारसा दत्तासी ने। और ये लिखा कब था? इन्हें भारत में भेजा गया था। इंग्लैंड में जब ये शोध कर रहे थे तब इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था और उर्दू का प्राध्यापक नियुक्त किया गया था और आप जानते हो उस समय हमारा देश तो गुलाम था ही। ठीक है? इस ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था इन्होंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? गारसदा तासी ने किस पद्धति में अपना साहित्य ग्रंथ लिखा था? वर्णानुक्रम। अब वर्णानुक्रम का अर्थ तो मुझे लगता है शायद सभी जानते होंगे। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि मान लीजिए वर्ण होते हैं ए, आ, इ, ई, ठीक है? इस तरीके से आ, इ, ई या फिर का, ठीक है? इस तरीके से जो वर्ण होते हैं, अगर मान लीजिए किसी का नाम पहले अ से आया है ना? चाहे वो रीतिकाल का ही कवि क्यों ना हो, उसको पहले लिखा और बाद में स वाले को लिखा, स नाम वाले को लिखा, इस तरह से, ठीक है?
तो ये वर्णानुक्रम पद्धति होती है जिसमें गारसा दत्तासी ने ग्रंथ लिखा था। और इन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसको बताया था? अंगद को बताया था। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? अंगद को माना। 738 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया था, जिसमें से 72 कवि हिंदी के बताए और शेष कवि इन्होंने उर्दू के बतलाए हैं। ठीक है, मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें भी पॉइंट टू पॉइंट मिल सकें। ठीक है, तो कितने कवियों का वर्णन यहाँ पर मिलता है गारसादा तासी के ग्रंथ में? तो ये 738 कवियों का मिलता है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के बताए थे और 72 को आप माइनस कर सकते हैं इसमें से, हम बता ही देते हैं आपको माइनस करके। ठीक है, 72 को आप माइनस कर लीजिए, कितना हो गया? 6 हो गया, 13 में से 7 गया तो कितना बच गया? हुँ, नहीं, 6 हो गया और कितना हो गया यहाँ पर? ये 6 हो गया, यानी कि 666 666 जो कवि हैं वो किसके हैं? 666 कवि वो उर्दू के इन्होंने बतलाए हैं। किसके बतलाए हैं? उर्दू के बतलाए हैं। 738 में से 72 कवि इन्होंने हिंदी के बताए हैं, बाकी सारे के सारे उर्दू के बताए हैं। याद रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इतिहास ग्रंथ 2 संस्करण और 5 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है? ये जो इतिहास ग्रंथ है वो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ और 5 भागों में। 2 संस्करण 5 भाग। प्रथम संस्करण इसका 2 भाग, प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित। बाद में कर लेना। सुबह प्रथम संस्करण में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847। याद रखना है, प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। इसके बाद जो इनका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था उसके 3 भाग थे और 3 भागों में प्रथम एवं द्वितीय भाग ये 1870 में प्रकाशित होता है। कब? 1870 ईस्वी। और तृतीय जो भाग है वो 1871 में प्रकाशित होता है। ठीक है? याद रखना है, ठीक है? तो 5 भागों में प्रकाशित हो गया। इसके बाद देखते हैं 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इस्तवार दाले जो गारजादा तासी का ग्रंथ है, इस्तवार दाला एंदोई लिटरेतु एंदोई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ में आए हुए हिंदी कवियों और लेखकों का विवरण हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। किस नाम से किया था? यानी कि हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने। किसने किया था? हिंदी अनुवाद किया था। और ये प्रयाग विश्वविद्यालय के क्या थे? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1953 ईस्वी में। अच्छे से याद रख लेना है। आगे गारसादा तासी से ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की? तो ये गारसादा तासी ने की थी। भले ही उनकी भाषा अलग थी, लेकिन इन्होंने शुरुआत तो कम से कम की। लेकिन ये अपने ग्रंथ में काल विभाजन को भूल गए थे। ठीक है भैया, भूल गए थे काल विभाजन को। इसके बाद है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक तासी थे। ठीक है? और ये निर्विवाद है, मतलब इसमें कोई भी विवाद है ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे विरत संग्रह मात्र कहा है। क्या कहा है? विरत संग्रह मात्र बताया है शुक्ल जी ने इसने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं लगता गारसादा तासी का एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूट सकता है। ठीक है? बाकी हम पीवाईक्यू करते रहते हैं, इतनी मेरी मैं प्रैक्टिस है, इतना करवाती हूँ आपको। अगर जो बच्चा रेगुलर हमसे जुड़ा हुआ है ना, वो आराम से एक सीट ले जाएगा। ठीक है? और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी का पेपर पास भी किया है। और वो आप जाकर के पीछे देख सकते हैं क्लासेस वगैरह को। आगे आता है यहाँ पर मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन गारसा के विचार की इन्होंने पुष्टि करते हुए 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ए शुअराई हिंदी, इनके ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शुअराई हिंदी, इस नाम से ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा और इसमें इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया। 738 कवियों का विवरण किसने दिया था? गारसादा तासी ने। लेकिन इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें इन्होंने हिंदी के केवल 60 कवि बताए थे। भाई ये तो देखो मुस्लिम भी थे, है ना? ये मुस्लिम भी थे, तो इन्होंने उर्दू के सबसे ज़्यादा कवि यहाँ पर रखे हैं, केवल हिंदी के 60 बताए हैं। आगे इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल कादर बख्श को बतलाया गया है और ये ग्रंथ हिंदू उर्दू भाषा में लिखा गया था। और इन्होंने भी गारजादा तासी वाली जो
पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति पर इन्होंने लिखा था। आगे आता है महेश दत्त शुक्ल, ठीक है। महेश दत्त शुक्ल का आता है भाषा काव्य संग्रह नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था 1873 ईस्वी में, ठीक है। 1873 में ब्रज भाषा में लिखा गया, लेकिन इस ग्रंथ में ऐतिहासिक तौर पर कुछ अभाव था, मतलब इसको भी अच्छे से पूरा पूर्ण नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था। किसने? शिव सिंह सेंगर ने 1883 के अंदर, और हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में देखो, पहले हिंदी का साहित्य तो लिखा जा रहा था, लेकिन हिंदी भाषा में नहीं लिखा अभी तक किसी ने, और हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा? तो ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। महेश दत्त शुक्ल ने भी लिखा, लेकिन ये ब्रज भाषा में लिखा था, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए, ये भी वर्णानुक्रम पद्धति में अभी तक जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो सब के सब वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे जा रहे हैं। और इस ग्रंथ में इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें प्रथम कवि किसी अज्ञात व अप्राप्त कवि पुष्प या पुंड को माना है। इन्होंने प्रथम कवि किसको माना था? पुष्प या पुंड को माना है। आगे देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो ग्रंथ है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन यूरोप के रहने वाले थे, और ये अंग्रेजी भाषा में एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, जो कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में केवल 951 हिंदी कवियों का उल्लेख है। कहीं कहीं ये आपको 952 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये अलग अलग विद्वान है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना। तो 951 हिंदी कवियों का उल्लेख इन्होंने किया, और सर्वप्रथम साहित्य का काल विभाजन और नामकरण भी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया था। मतलब सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो इसी को माना जाता है, ठीक है। और ये इनके जो हिंदी में अनुवाद करने वाले थे उन्होंने कहा था। देखेंगे आगे, सर्वप्रथम साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण किसने किया? तो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इसकी विविधता व ऐतिहासिक अर्थ को देखते हुए सच्चे अर्थों में पहला इतिहास इसको माना जाता है। 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया था इसी ग्रंथ का। किस नाम से? प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं थे, बल्कि ग्रियर्सन थे। शुक्ल जी का जो ग्रंथ है वो विधेयवादी शैली पर लिखा गया था, विधेयवादी पद्धति में उन्होंने लिखा था, और जो कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा जी क्या कहते हैं कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले जो प्रवर्तन किया वो ग्रियर्सन ने किया है, ये नलिन विलोचन जी कहते हैं। आगे किशोरी लाल गुप्त क्या कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में? तो ये हिंदी साहित्य के नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यानी कि शुक्ल ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। उसका भव्य भवन जो निर्मित किया गया है वो इसी ग्रंथ पर चल करके किया गया है, ये किशोरी लाल गुप्त जी का कहना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सबसे पहला इन्होंने जो नाम दिया था, यहाँ पर कुछ नाम मैंने दिए हैं। चारण काल 700 से 1400 ईस्वी, ये इन्होंने किसका नाम दिया है? चारण काल, तो आदिकाल का नाम। इसके बाद धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, इस प्रकार के शीर्षक इन्होंने दिए हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल इन्होंने कहा था, ठीक है। 16वीं शताब्दी का जो युग चल रहा था उसको भक्ति काल कहा, जिसे हिंदी का मतलब जिसे भक्ति काल कहा जाता है, और जिसे हिंदी का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपाधि किसने दी थी? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, याद रखना, ठीक है। और इसी भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों ही अलग अलग पूछे जाते हैं। इतिहास लेखन में तुलनात्मक लेखन की शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है? तो ये भी ग्रियर्सन को जाता है। आगे नाम आता है यहाँ पर मिश्र बंधुओं का, श्री गणेश, श्याम एवं सुखदेव बिहारी। इनका ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, और चतुर्थ भाग 1934 में, ठीक है। समय याद रखना है अच्छे से। इसमें लगभग 5000 कवियों, और वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो ये कितनी मिलती है? 4591 मिलती है, ठीक है।
4591 इसकी वास्तविक संख्या है, याद रखना। लगभग 5000 कवियों का विवेचन किया है। मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000, पूछा जाता है कौन से कवि हैं, कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है। तो ये मिस्र बंधु जो जिनका इतिहास ग्रंथ सबसे बड़ा है। मिस्र बंधु विनोद से पहले इन्होंने 1910 में हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ को लेकर तुलनात्मक आलोचना को भी जन्म दिया था। ठीक है, इन्होंने तुलनात्मक आलोचना को भी जन्म दिया। हिंदी नवरत्न में इन्होंने 9 रत्नों को यानी कि 9 लेखकों को यहाँ पर रखा था। आगे आता है रामचंद्र शुक्ल। कवियों का परिचय, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। ये शुक्ल जी के ग्रंथ में हमें मिलता है, जो कि हमारी शुक्ल सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िएगा। शुक्ल और बच्चन जी को दोनों को केवल और केवल 199 में ऑफर चल रहा है। यहाँ पर 199 में आपको ये सीरीज दोनों किताबें हैं जो पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, आगे है नावर सिंह क्या कहते हैं, मिस्र बंधु विनोद साहित्य का पंचांग है। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहा है किसने, नावर सिंह ने। और मिस्र बंधुओं ने सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना था। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। इसके अलावा इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने पुष्प या पुंड को माना है, जिसे शिवसेन सेंगर ने भी माना था। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन की अगर बात करें तो मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 8 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले नाम दिया है इन्होंने आरंभिक काल। आरंभिक काल किसको दिया था भाई, आरंभिक काल जो नाम है वो इन्होंने दिया था आदिकाल को। किसको, आदिकाल को। ये पूछा जाता है आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, तो ये आरंभिक काल कहा है आदिकाल को, जिसका समय इन्होंने माना है 700 ईस्वी से विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत। ठीक है, विक्रमी में माना है। और माध्यमिक काल कहा है इन्होंने किसको, भक्ति काल को। कि ये नामकरण जरूर याद रखना है। भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक काल कहा है, जिसका समय माना है 1445 से 1680 ईस्वी। विक्रमी है ना, ईस्वी मुंह में से निकल ही जाता है। हाँ, आगे अलंकृत काल, ये इन्होंने रीति काल को माना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आज तक पूछा गया है कि रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो मिस्र बंधुओं ने दी है। 1681 से 1889 इसका समय माना है। अगला है चौथा परिवर्तन काल, 1890 से 1925 विक्रमी संवत। यानी कि रीति काल के बाद में जो समय आता है। और फिर वर्तमान काल, आधुनिक काल को कहते हैं 1926 विक्रमी से आगे तक। अब पहले जो यहाँ पर 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले जो 3 भाग दिखाई दे रहे हैं उनको 2-2 भागों में बांटकर इन्होंने 8 भाग कर दिए। ठीक है, इनको 2-2 भागों में इन्होंने बांटा था, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाता है। डॉक्टर नाववर सिंह के अनुसार, नाववर सिंह क्या कहते हैं कि यह साहित्य इतिहास साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ है। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद जो है ये साहित्य इतिहास साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ है। ये मिस्र बंधुओं का, ये नाववर सिंह का कहना है मिस्र बंधुओं को लेकर। आगे यहाँ पर जो नाम आता है वो है श्री रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, श्री रामचंद्र शुक्ल ये वैष्णव और ब्राह्मणवादी आलोचक थे। हिंदी के प्रथम मीमांसावादी आलोचक ये माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम मीमांसावादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी की आलोचना को मनोविकारों से पृष्ठभूमि पर लाने वाले प्रथम आलोचक इनको माना जाता है। श्री रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी की आलोचना को मनोविकारों से पृष्ठभूमि पर ये लेकर के आए, प्रथम आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल जी रसवादी आलोचक थे। किस प्रकार के, रसवादी आलोचक थे जिन्होंने अलंकार को गौण बताया है। शुक्ल जी ने 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इनका ग्रंथ छपा था। ठीक है, शुक्ल जी ने 1929 में एक अपना ग्रंथ छपवाया था जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। इस नाम से छपा हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में। लेकिन 1929 में फिर इसमें संशोधित किया गया और इसको काफी हद तक बढ़ा दिया गया और इसका नाम रख दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आजकल हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस नाम से इसको प्रकाशित करवाया, 1929 में प्रकाशित करवाया था दोबारा से, है ना। इतना फास्ट काम आपको भी करना चाहिए। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ देश भाषा काव्य संवत 1050 से माना है। अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने प्राकृताभास हिंदी कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपभ्रंश साहित्य को क्या कहते हैं, प्राकृताभास हिंदी। और इन्होंने जो देश भाषा काव्य संवत है वो कितना माना है, 1050 से शुरुआत मानी है।
शुक्ल के संदर्भ में डॉक्टर नावर सिंह क्या कहते हैं कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसको मानवीय चेतना में अनुप्रेरित कर साहित्य बना दिया गया। ठीक है, शुक्ल जी को इतिहास कहाँ से? पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। जैनेन्द्र क्या कहते हैं कि जैनेन्द्र कहते हैं कि शुक्ल जी ने इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है। जैसा कि शुक्ल जी अपने ग्रंथ में कहते ही हैं कि मैंने परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधुओं से लिए हैं, कुछ चीजें उन्होंने कविता कौमुदी से या फिर अलग अलग ग्रंथों से। देखो भाई, लेना तो पड़ेगा ही, अकेले आदमी को थोड़े ही ना सब कुछ ज्ञान होगा। अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ मटेरियल तो चाहिए ना, अगर हम कुछ लिखेंगे तो कुछ मटेरियल तो चाहिए, तो वही शुक्ल जी ने किया, है ना। लेकिन जैनेन्द्र जी क्या कहते हैं, इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। इनका ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। उनके साहित्य के इतिहास में कवियों की जो कुल संख्या है वो 1000 हो गई। 900 वर्षों के इतिहास को अपने ग्रंथ में इन्होंने समेटा है। ठीक है, याद रखना है। मतलब कवियों की कुल संख्या कितनी मिलती है? तो लगभग 1000 हो जाती है, 1000 है, और 900 वर्षों का इतिहास अपने ग्रंथ में रखा है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्न रचनाओं की सहायता ली गई। ये भी बताया जाता है मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद से मिस्र बंधु हिंदी। ठीक है, मिस्र बंधुओं का लिखा गया है। हिंदी कोविद रत्नमाला से श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। यहाँ से इन्होंने अपना मटेरियल लिया। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि, इन 4 ग्रंथों का जिक्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में किया है। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते हैं ना, तो समझ लीजिए अभी आपको कुछ भी नहीं आता, है ना। और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको अच्छी जगह ही पढ़ना चाहिए। मैटर नहीं करता है कि किसी का कोर्स अगर मान लीजिए 4000 5000 में बिक रहा है, तो ये कोई विश्वसनीय नहीं होता कि उसी से आपकी नौकरी मिल जाएगी। लाख 2 लाख के भी कोर्स मिलते हैं, और मतलब हजारों में भी कोर्स मिलते हैं, और कहीं आपको फ्री में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फैसला लेने की क्षमता कैसी होती है। आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति के आधार पर इतिहास लिखते हुए दोहरे नामकरण की परंपरा प्रारंभ की थी। ठीक है, दोहरे नामकरण की, और ये विधेयवादी पद्धति के आधार पर इन्होंने अपना इतिहास लिखा है। शुक्ल जी का जो काल विभाजन है, इसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल का नाम दिया है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये नामकरण है जो शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, संवत 1900 से लेकर अब तक। आगे देखते हैं, गद्य काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। ठीक है, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई काव्य धारा के इन्होंने 3 भाग किए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, याद रखना। ठीक है, भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद युग को इन्होंने 3 उत्थान का नाम दिया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानने के पीछे 12 ग्रंथों की सहायता ली थी। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानने के पीछे 12 ग्रंथों की सहायता ली, जो कि यहाँ पर 12 ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है खुमान रासो। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल है। जयचंद प्रकाश भटकेदार। पृथ्वीराज रासो चंद का ग्रंथ है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जगनिक पहेलियां अमीर खुसरो। इसके बाद आती है पदावली विद्यापति। हमीर रासो सारंगधर। विजयपाल रासो नल सिंह। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों विद्यापति की हैं। ठीक है, ये 12 ग्रंथ हैं जो लेखक ने अपने वीर गाथा, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया है, ये इन 12 ग्रंथों के हिसाब से इन्होंने रखा है, इस नाम को, नामकरण को किया है। आगे नाम यहाँ पर आता है श्याम सुंदर दास जी का। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी और हिंदी भाषा और साहित्य 1931 ईस्वी, ये 2 ग्रंथ हैं जो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इस ग्रंथ में, मतलब इनके ग्रंथ तो बहुत सारे मिलते हैं आगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर निबंध नाटक उन सबका जिक्र नहीं कर रहे हैं। शुक्ल जी भी का भी निबंध वगैरह बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर हम केवल इतिहास ग्रंथों की बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा यही है, तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में हिंदी भाषा वाले खंड में 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 अध्याय हैं। ये जो ग्रंथ आपको दूसरा दिखाई दे रहा है,
इसमें हिंदी भाषा वाला जो खंड है उसमें 6 अध्याय और साहित्य वाला जो खंड है उसमें 10 अध्यायों का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा और साहित्य में, अभी नीचे ही रखती हूँ इसको, हिंदी भाषा और साहित्य में श्याम सुंदर दास जी ने नामकरण करते हुए प्रथम काल को वीर गाथा युग का नाम दिया है, द्वितीय काल को भक्ति युग, तृतीय काल को रीति युग और चतुर्थ काल को नवीन विकास युग की संज्ञा दी है ना। मतलब इन्होंने थोड़ा सा नामकरण में बदलाव कर दिया, है ना। और वीर गाथा काल को युग का नाम दिया, मतलब इन्होंने युग का नाम दिया है, याद रखना, और आधुनिक काल को नवीन विकास युग की संज्ञा दी है। अगला नाम यहाँ पर आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया। यह ग्रंथ अपूर्ण है। ये ग्रंथ क्या अपूर्ण है? इसमें केवल भक्ति काल तक की विषय वस्तु का वर्णन है। अपभ्रंश को भी हिंदी में मानने का विचार भी रामकुमार वर्मा ने नहीं दिया था। अपभ्रंश को भी इन्होंने हिंदी में मानने का विचार सुझाया था, ठीक है, जो कि शुक्ल जी ने तो खैर नहीं माना है। उन्होंने अपभ्रंश काव्य को अलग रखा है और हिंदी को अलग रखा है, लेकिन ये अपभ्रंश को, और इसीलिए इन्होंने जो स्वयंभू स्वयंभू जो अपभ्रंश के रचनाकार थे उनको हिंदी का प्रथम कवि मान लिया, ठीक है। इनकी सूक्ष्म दृष्टि का पता भी इस बात से चलता है कि इन्होंने शुक्ल जी के नाम द्वारा दिए गए नाम को भी छोटा कर दिया। ये जो शुक्ल जी ने नाम यहाँ पर दिए थे, ज्ञानाश्रयी, शाखा, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, ये नाम किसने दिए? शुक्ल जी के द्वारा दिए गए थे। लेकिन इन्होंने क्या नाम दे दिया? संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया, याद रखना, ठीक है। ये राम कुमार वर्मा जी ने थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश के कवियों को भी हिंदी में शामिल करके स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की बड़ी भूल कर दी, ठीक है। इन्होंने स्वयंभू को जो हिंदी का पहला कवि माना है ना, ये वो एक बड़ी भूल इनकी मानी जाती है। राम कुमार वर्मा का काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, इन्होंने आदि काल को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। आदि काल को 2 भागों में बांटा है। ये पूछा जाता है संधि और चारण काल। चारण काल का नाम तो ग्रियर्सन ने भी दिया था, लेकिन इन्होंने संधि काल और चारण काल 2 नाम सुझाए थे। और इन्होंने संधि काल का जो समय वो 750 से 1300, 1000 विक्रमी और 1000 से 1375 विक्रम, इन्होंने चारण काल को माना है। भक्ति काल का समय देख लेना, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले आलोचक हैं, क्योंकि उन्होंने परंपरावादी पद्धति को अपनाकर अपने साहित्य के इतिहास को लिखा था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले आलोचक हैं, क्योंकि उन्होंने परंपरावादी पद्धति अपनाई थी। अपने ग्रंथ में काल विभाजन, ऐतिहासिकता को आधार बना करके इन्होंने किया था। और इन्होंने नाम जो दिए हैं वो यहाँ पर हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रमुख ग्रंथों की अगर इनकी बात करें जो कि इनके साहित्य से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा था, 10 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, नाथ सिद्ध की वानियां, नाथ संप्रदाय, मध्य युगीन धर्म साधना, मध्य युगीन बोध का स्वरूप और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये सारे ग्रंथ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए हैं। हजारी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा है, ठीक है। द्विवेदी जी ने क्या कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन रुकिए भाई, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, है ना। बोलते बोलते मुंह सूख जाता है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है, ये क्या है, मैं सोच रही हूँ आज मैं साहित्य इतिहास को पूरा ही करवा दूं, है ना, क्योंकि संडे स्पेशल को मैं क्लास आपको देती हूँ डेमो क्लास के रूप में भी। आप चाहे तो इसको को भी ज्वाइन कर सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है आदिकाल। ये समय आप देख लेना यहाँ पर 1000 से 1400 इन्होंने आदिकाल को माना है और ईस्वी में माना है, ठीक है। भक्ति काल को 1400 से 1700, रीति काल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 ईस्वी से लेकर अब तक। आगे कुछ और ग्रंथों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो तो हमें डिटेल में पढ़ने ही थे क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आगे थोड़ा सा हम साहित्यकारों को देखेंगे। सूर्यकांत शास्त्री का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1934 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी।
ये जैसे आपको यहाँ पर प्रकाशन वर्ष दिख रहा है ना, आपको पूरे नोट्स में चाहे वो निबंध हो, नाटक हो, काव्य हो, कुछ भी हो, सबका प्रकाशन वर्ष साथ में मिलेगा, सबकी पंक्तियाँ साथ में मिलेंगी, है ना? कंप्लीट आपको साथ में मिलेगा, किसी आलोचक के कथन है वो आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है? अगर आप चाहो तो अपने पीडीएफ भी आप ले सकते हो, आप ई-बुक भी ले सकते हो, है ना? आगे हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में इन्होंने लिखा था। आगे देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ग्रंथ लिखे थे, एक तो वांग्मय विमर्श 1944 ईस्वी, हिंदी साहित्य का अतीत इन्होंने 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1959 और 1960 ईस्वी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है 1986 ईस्वी में। रीति काल के वर्गीकरण में रीति काल में इन्होंने रीति सिद्ध की व्यवस्था की थी, ठीक है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का जो वर्गीकरण किया उसमें रीति सिद्ध की व्यवस्था की। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का नाम आता है, इन्होंने लिखा है हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि इन्होंने गारसादा तासी के ग्रंथ को यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया था 1952 ईस्वी में, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ, आधुनिक हिंदी साहित्य का परिभाषा और हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, ये सारे ग्रंथ हैं जो कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखे गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो ये इतिहासकार नहीं है बल्कि ये संपादक रहे हैं, है ना? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किसने हिंदी साहित्य नहीं लिखा है ना? तो इन्होंने साहित्य का ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि संपादन किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने संपादन किया 1973 में। हिंदी वांग में 20वीं शताब्दी और रीति काव्य की भूमिका, ये संपादक रहे हैं सभी ग्रंथों के। अगला नाम यहाँ पर आता है गणपति चंद्र गुप्त जी का। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, ठीक है? इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। हिंदी की प्रथम रचना इन्होंने भारतेश्वर बाहुबली को रास को माना है, ठीक है? जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। राम खेलावन पांडे ने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी में, ठीक है? राम खेलावन पांडे जी का याद रख लेना, नया इतिहास। अगला नाम यहाँ पर आता है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है? 1986 में। 1996 में इस ग्रंथ पर व्यास सम्मान भी इनको मिला था, ठीक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को 1996 में व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना है। इसको माना है पद्मावत को, जो कि जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो छायावाद व शक्ति काव्य कहकर के पुकारा है, जो कि इनके महत्व को दर्शाता है, ठीक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य किसको माना है? पद्मावत को। और छायावाद को इन्होंने शक्ति काव्य कहा है, मतलब सब कुछ यहीं पर दे दिया है, जो कि इनके महत्व को दर्शाता है। हिंदी विन्यास और विकास इन्होंने ग्रंथ लिखा 1996 में। इसके अलावा इन्होंने आधुनिक कविता यात्रा और भक्ति काव्य यात्रा, ठीक है? ये ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 ग्रंथ मिलते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के। दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बस इतना याद रख लेना। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, 1957 ईस्वी में। आगे नाम यहाँ पर आता है नंद दुलारी वाजपेयी। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, ये 2 अलग अलग ग्रंथ हैं, याद रखना। अग्गे अग्गे का नाम आता है, अग्गे का एक हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, 1967 में प्रकाशित हुआ, लेकिन ये अपूर्ण रह गया था, ठीक है? ये पूरा नहीं कर पाए थे इसको। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है हिंदी काव्य धारा, इसका संकलन किया 1945 में। और हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं और दक्षिणी हिंदी काव्य धारा, ठीक है? ये सभी ग्रंथ हैं जो राहुल सांकृत्यायन जी के मिलते हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है राम मूर्ति त्रिपाठी का। इन्होंने लिखा है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, ठीक है? आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि नाम से राम मूर्ति त्रिपाठी जी ने ग्रंथ लिखा। और चतुर्सेन शास्त्री जी ने हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का, ये संपादित ग्रंथ है इनका, ये इन्होंने संपादन करवाया था इसका। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका के नाम से लिखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी। डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 ईस्वी और हिंदी काव्य विमर्श, ठीक है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा 1969 ईस्वी। ये 2 ग्रंथ मिलते हैं बख्शी जी के। आगे हैं सुमन राजे। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में लिखा।
और साहित्य इतिहास रचना और स्वरूप, ये 2 ग्रंथ आपके मिलते हैं। आगे नाम आता है यहाँ पर प्रभाकर माचवे जी का, हिंदी साहित्य की कहानी आपने लिखी है, ठीक है, हिंदी साहित्य की कहानी। भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। सियाराम तिवारी का मिलता है मध्यकालीन खंड काव्य। राजेंद्र प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, इन्होंने, ये वही है जो देश के प्रथम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहे थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास लिखा। आगे नाम आता है यहाँ पर पादरी एडविन ग्रिव्स, इन्होंने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 में लिखा था, ठीक है। पादरी एडविन ग्रिव्स का मिलता है फ्रैंक आर्नेस्ट, जिन्हें फ्रैंक ईके के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। अगला नाम है यहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत नाम से ग्रंथ लिखा। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है, अगर भाषा का उद्भव और विकास आ जाए तो उदय नारायण तिवारी का है, और अगर साहित्य का उद्भव और विकास आ जाए तो वो हजारी जी का है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 16 भाग इसके प्रकाशित हैं, क्योंकि इसका 17वां भाग अभी अधूरा रह गया है। विशेषता यह है कि 18 अन्य भाषाओं में 8 बोली में प्रकाशित कराने की इसको धारणा इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना ही इसीलिए की गई है कि वो हिंदी साहित्य की अलग-अलग रचनाओं को खोजकर उनको प्रकाशित कर सके, उनको प्रकाशन में ला सके, ठीक है। तो इसके 16 भाग तो कंप्लीट पूरे हो चुके, 17वां अधूरा है, और 18वें में 18 अन्य भाषाओं में और 8 बोलियों में प्रकाशित कराने की इसको धारणा बनाई गई है। रामविलास शर्मा का ग्रंथ मिलता है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी, अवधेश प्रधान हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। अब दोनों को देख लेना, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। ये भारतीय साहित्य और ये हिंदी साहित्य, बस इतना अंतर है। 1993 ईस्वी सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका 2008 ईस्वी में, ठीक है। सब क्रम से यहाँ पर दे रखे हैं। हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन, ये काल विभाजन चलो हम आज देख ही लेते हैं। हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन की बात करें तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये हमारा समय माना गया है। हिंदी साहित्य का जो वास्तविक काल विभाजन है वो ये है, 1000 से 1350 आदिकाल, 1350 से 1650 पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, 1650 से 1850 रीतिकाल, और 1850 से अब तक आधुनिक काल चल रहा है। अगर हम बात करें इनको अलग-अलग नाम देने वाले और अलग-अलग इनका जो समय है वो कब से कब तक रहा है, तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, ठीक है। और ये कहा किसने? नगेंद्र जी ने कहा है। 1850 से 1900 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा है किसने? वो भी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 1900 से 1918 ईस्वी माना है। छायावाद काल प्रसाद पंत निराला युग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रसाद पंत निराला युग भी इसको कहा जाता है। 1918 से 1936 ईस्वी इसका समय है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 1918 से 1938 माना था। प्रगतिवाद की बात करें तो ये साम्यवादी युग इसको कहा जाता है, 1936 से 1942 ईस्वी। प्रयोगवाद काल या प्रयोगवाद अज्ञे तार सप्तक युग, ठीक है, तार सप्तक युग इसको कहा जाता है, 1942 से 1952 तक। नवलेखन युग यानी कि नई कविता का युग 1952 से अब तक चल रहा है, ठीक है। इसमें नई कहानी, नई कविता, समकालीन कविता, अठरम-सठरम बहुत सारी कविताएँ हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। हिंदी का आदि कवि एक विवादास्पद प्रश्न है, हम देख रहे हैं ऊपर ही कि अलग-अलग साहित्यकारों ने अलग-अलग जो कवि हैं उनको प्रथम का दर्जा दिया है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है, जिसे पुष्प या पुण्य कवि कहा जाता है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल जी ने सरेपा या सरेपाद को। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति चंद्रधर शर्मा गुलेरिया राजा मुंज को मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल राजा मुंज या राजा भोज को मानते हैं। शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई हैं। विशेष की बात करें तो सर्वमान्य दृष्टि से हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरेपा है। ये भी पूछा जाता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अगर सीधा यही पूछ लिया जाए, किसी विद्वान का नाम ना दिया जाए, तो आपको सरेपा को लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सरेपा हिंदी के प्रथम कवि अवश्य हैं, परंतु हमें उनकी कोई प्रबंध रचना प्राप्त नहीं होती है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा जो 1945 में ग्रंथ लिखा था, उसमें उनकी कुछ मुक्तक रचनाओं को समावेशित किया है। यदि किसी प्रबंध ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो, तो देवसेन कृत श्रावकाचार जो कि 933 ईस्वी में लिखा गया था, उसको प्रथम रचना माना जा सकता है, ठीक है।
मतलब सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि का दर्जा मिल तो गया, लेकिन उनकी कोई ऐसी अच्छी रचना नहीं है, प्रथम प्रबंध काव्य उनका कोई नहीं है जिसको प्रथम का दर्जा दिया जा सके। तो ये देवसेन की रचना मिलती है, जो जैन कवि थे श्रावकाचार, और देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे आदिकाल को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है, और आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा हिंदी साहित्य का, पूरा टीजीटी, पीजीटी का भाई कोर्स मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, है ना? 500, 600 रुपए में मैं कोर्स दे रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा कंटेंट में दम नहीं है, इसलिए कंटेंट में वही दम है जो आपको 4, 5, 10 हज़ार में मिलता है ना? लेकिन बस इसलिए कि आपका भी कुछ भला हो जाए और मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए फाइनेंशियल, ठीक है? बस इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी देखो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी किताबें लाना, कभी लैपटॉप खराब, कभी ये खराब, कभी वो चीज़ खराब, कभी फ़ोन लो, कभी ये लो, माइक लो, ये सारी बहुत दिक्कत होती है ना? और मेहनत भी भाई बहुत करनी पड़ती है। तो बस अगर आप लेना चाहें, जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िएगा आप, है ना? टीजीटी का जो कोर्स है मैं आपको बताऊँ, टीजीटी का जो कोर्स है वो केवल और केवल ₹599 में मिल रहा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज़ सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। अभी इसमें हमारा शुक्ल जी अभी चल रहे हैं, शुक्ल जी को हम पढ़ा रहे हैं। शुक्ल जी को हम इसमें आपको फ्री में पूरे शुक्ल जी और बच्चन जी की किताब को तो करा ही देंगे, उसके अलावा सब कुछ ये पूरे नोट्स आपको इसमें करवा दिए जाएँगे, ठीक है? संस्कृत भी करवाई जाएगी और व्याकरण भी करवाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है? अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो चलिए, आपको अगर कोई भी कोर्स से संबंधित बात करनी है तो नीचे नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, उस पे आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा बात ही क्या करना है, आप जाकर सीधा वहाँ से देखिए ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे बात करके टाइम वेस्ट करते हैं और फिर लेते भी नहीं हैं। तो इसलिए समय तो ज़्यादा देखो है नहीं किसी के पास। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, भई यूजीसी नेट के बच्चे हैं, तो उनके लिए केवल और केवल 999 में पूरा कोर्स है, जो रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका भी कंटेंट तैयार किया गया है। और बाकी की अब इसमें सिलेबस तो देखो चेंज हो नहीं रहा है अभी किसी का भी, अगर होगा तो हम उसी हिसाब से करवा देंगे। ओके, धन्यवाद भई। सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें।